जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आपका अपने परिवार हनु ग्लोबल स्टडीज में। और एक बहुत लंबे समय के बाद में हम लोग आपसे बात कर पा रहे हैं, क्योंकि कुछ कारण थे, कुछ बिजी ज़्यादा थे हम लोग, जिनके कारण से आपसे हम लोग बातें नहीं कर पाए बीच में। लेकिन फिर से स्टार्ट की हैं चीज़ें और हर संभव प्रयास है कि चीज़ों को रुकने ना दे और एक नए तरीके से नई रूपरेखा बना करके हम लोग काम करेंगे सब लोग मिलकर। उम्मीद है कि आप सभी लोगों ने पिछली क्लासेस सब रिवाइज की होगी। जो मटेरियल आपके पास था उन सभी चीज़ों को बढ़ाते हुए आप लोगों ने अपनी तैयारी को बहुत अच्छा बनाए रखा होगा। लेकिन उसी तैयारी में कुछ और चीज़ें हम लोग जोड़ने के लिए, जहां पर आप लोगों को थोड़ी सी भी लगती है हेल्प मिलेगी, उस पर हम लोग काम करेंगे। तो एक नई रूपरेखा के साथ में हम लोग काम करेंगे। उत्तराखंड की परीक्षा वाणी तो आपकी जितनी बची हुई है वो भी एंड करेंगे। नया सब्जेक्ट भी आप लोगों को इसी सप्ताह में मिलेंगे। जो नए सब्जेक्ट है वे भी हम लोग देंगे इसी वीक में जी। यहाँ पर तो देखे जरा हम लोग यहाँ पर जी, तो काम को स्टार्ट करते हैं। आप लोग अपनी तैयारी को बनाए रखना। इस बार हम लोग आपके साथ में करंट अफेयर्स के साथ में भी, हिंदी के साथ में भी, जीएस के साथ में भी और परीक्षा वाणी के साथ में भी मिलने वाले हैं हम लोग जी इस बार जी। तो ध्यान से आप लोग अपनी तैयारी को करके चलना जरा। तो देखिए जरा, जो पार्ट इसमें परीक्षा वाणी का बचा हुआ था उसे तैयार करते हैं आगे और एंड करते हैं परीक्षा वाणी का बहुत जल्दी में। अब जो 5-6 सब्जेक्ट बचे, टॉपिक बचे होंगे, उन्हीं को लेकर चलते हैं। देखिए जरा, इसमें ये चैप्टर हम लोग कुछ हद तक कर चुके थे। इसमें टॉपिक जो जनगणना वाला था ये कर चुके थे। इससे आगे बढ़ना था हमें। अनुसूचित जनजाति एसटी भी कर चुके जनगणना में, इसकी साक्षरता भी देख चुके हैं। आज यहाँ पर आ चुके राज्य की प्रमुख अनुसूचित जनजातियां। देखिए जरा, यहाँ पर लिखा है राज्य की प्रमुख अनुसूचित जनजातियों की शारीरिक संरचना, उत्पत्ति, निवास स्थान, व्यवसाय, सामाजिक व्यवस्था आदि से संबंधित संक्षिप्त परिचय अधोलिखित है। बात को समझते हैं। उत्तराखंड में हम लोग देखते हैं 1967 में हम लोग जानेंगे। 1967 से लेकर के 5 अनुसूचित जनजातियां चली आई है और हम लोग देखते हैं 2000 में उत्तराखंड बन गया था। तो 1967 में एक पॉइंट को देखकर चलेंगे। हम लोग क्या पढ़ रहे हैं यहाँ पर, राज्य की प्रमुख अनुसूचित जनजातियां हम लोग देखकर चलेंगे। एक समिति बनी थी, लोकर समिति। पॉइंट को अंडरलाइन करके चलना और यहाँ पर लिख कर चलना। एक पॉइंट जो इंपोर्टेंट है पेपर के लिए वो बताकर चले। लोकर समिति बनी थी और लोकर समिति कब की है हम लोग देखकर चलेंगे। लोकर समिति की सिफारिश पर 1967 में, लोकर समिति की सिफारिश पर 1967 में, 1967 में लोकर समिति की सिफारिश पर भारत सरकार द्वारा उत्तराखंड में निवास करने वाली जो 5 जनजातियां थी, 5 जनजातियां थी, उन्हें जनजाति घोषित किया गया। लोकर समिति की सिफारिश पर 1967 में 5 जनजाति घोषित की गई। 5 जनजाति घोषित हुई और 5 जनजाति जो घोषित हुई है वे कौन सी थी? उनमें एक जोनसारी था, एक थारू था, एक भोटिया, एक बोक्सा और एक राजी और एक क्या था जी? जोनसारी। तो इन सभी को जनजाति का दर्जा कब मिला था? हम लोग कहेंगे इन सभी को जनजाति का दर्जा मिला था 1967 में। 1967 में 1967 में उन्हें जनजाति का दर्जा मिला है। 5 जनजाति घोषित की गई थी 1967 में। अब देखो, लोकर समिति की सिफारिश पर घोषित हुई थी भारत में 5 जनजाति। इनमें से अगर बात करके चले हम लोग, उत्तराखंड की 2 जनजाति को आदिम जनजाति का दर्जा मिला। वे कौन सी जनजाति है जो उत्तराखंड में आदिम जनजाति है? प्रश्न ये भी है, उत्तराखंड में आदिम जनजाति का दर्जा किसे मिला हुआ है उत्तराखंड में? अब प्रश्न ये भी है। ये 2 जनजाति है। कौन सी है 2 जनजाति? तो हम लोग नाम लेंगे। एक का नाम है राजी, और दूसरी का नाम है बोक्सा। ये जनजाति आदिम जनजाति भी घोषित है यहाँ पर जी। तो हमने कहा लोकर समिति की सिफारिश पर 1967 में 5 जनजाति घोषित की गई है और 5 जनजातियों में 2 को आदिम जनजाति घोषित किया गया है, राजी को और बोक्सा को। अब इनकी संक्षेप में और डिटेल में भी जो इंपोर्टेंट फैक्ट होंगे हमारे, उन सभी को लेकर चलेंगे हम लोग पॉइंटों को। आइए जरा बात करते हैं जोनसारी पर। अब एक एक पॉइंट को हमारे साथ जो पेपर के लिए आवश्यक होंगे अंडरलाइन केवल उसे करके चलना, बाकी छोड़ते चलना, हमारे साथ चलना है। आइए जरा देखते हैं। और जो लिखने के लिए है बता रहे हैं वो भी किताब में ऐड करके चलना आप लोग। जोनसारी, तो जोनसारी को देखो राज्य का दूसरा बड़ा जनजातीय समुदाय है। अब देखो उत्तराखंड का मतलब राज्य का दूसरा बड़ा जनजातीय समुदाय कौन है? जोनसारी है। तो उत्तराखंड का पहला कौन है? या उत्तराखंड का सबसे बड़ा कौन है? हमने कहा उत्तराखंड का
सबसे बड़ा, सबसे बड़ा, यहीं पर ऐड करके चलेंगे, भले ही आपको मालूम है बातें। सबसे बड़ा जनजाति समुदाय, जनजाति समुदाय, जनजाति समुदाय सबसे बड़ा कौन है उत्तराखंड में, हमें यह देखना। तो वो है जी थारू। थारू उत्तराखंड में सबसे बड़ा जनजाति समुदाय है। और जौनसारी क्या है, दूसरा बड़ा। जौनसारी दूसरा बड़ा है, लेकिन गढ़वाल क्षेत्र का सबसे बड़ा जनजातीय समुदाय भी कौन है, जौनसारी है। गढ़वाल क्षेत्र का सबसे बड़ा जनजातीय समुदाय जौनसारी है। प्रजातीय दृष्टि से ये इंडो आर्यन परिवार के, अंडरलाइन करेंगे ये बात। ये कौन से परिवार के हैं जौनसारी लोग, तो हम लोग कहेंगे इंडो आर्यन परिवार के हैं, जो कि अपनी विशेष वेशभूषा परंपरा, जो बात बताएंगे केवल अंडरलाइन वहां से करना जहां से हम बताएंगे, बस पढ़ते रहिए उसके बाद। जो कि अपनी विशिष्ट वेशभूषा परंपराओं, सामाजिक संरचना, सांस्कृतिक मूल्यों व सुदृढ़ अर्थव्यवस्था के लिए जाने जाते हैं। इनका मुख्य निवास स्थल लघु हिमालय के उत्तरी पश्चिमी भाग भाबर क्षेत्र में, अंडरलाइन करेंगे मुख्य निवास स्थल लघु हिमालय के उत्तरी पश्चिमी भाग में इनका भाबर क्षेत्र मुख्य स्थल रहा है। और इसके अतिरिक्त देखिए हम लोग देहरादून का चक्राता, इसके अंतर्गत कौन सा आ रहा है, क्षेत्र के अंतर्गत ये अंडरलाइन करेंगे। हमने कहा लघु हिमालय का उत्तर पश्चिमी भाग का भाबर क्षेत्र अंडरलाइन करेंगे, मुख्य निवास इनका। और इसी निवास में कौन आ रहा है, देहरादून का चक्राता, कालसी, त्यूनी, लाखा मंडल, ये अंडरलाइन करेंगे। चक्राता, कालसी, त्यूनी, लाखा मंडल, जोनसार क्षेत्र बहुत प्रसिद्ध है, हम लोग देखकर चलेंगे। और टिहरी का जौनपुर क्षेत्र जोनसारी लोगों का मुख्य क्षेत्र है, हम लोग पढ़कर चलेंगे। तो देहरादून का चक्राता, कालसी, त्यूनी, लाखा मंडल बहुत प्रसिद्ध क्षेत्र है। इसी के साथ में देखो जौनसारी, जौनसारी जनजाति की लगभग 98% जनसंख्या देहरादून जनपद में निवास करती है। तो जौनसारी की लगभग 98% जनसंख्या कहां पर आती है, देहरादून में। हमें देखकर चलना है जौनसारी लोगों में। तो जौनसारी लोगों में पढ़कर चलेंगे, 98% जनसंख्या लगभग कहां मिल रही है, देहरादून में निवास करते हैं 98% लोग। तो जौनसारी में देखिए हम लोग यहाँ पर राज्य का दूसरा बड़ा जनजातीय समुदाय है, गढ़वाल क्षेत्र का सबसे बड़ा जनजातीय समुदाय है। प्रजातीय दृष्टि से ये इंडो आर्यन परिवार के हैं, जो कि अपनी, हम लोग देखकर चलेंगे, इनका निवास लघु हिमालय के उत्तर पश्चिमी भाग भाबर क्षेत्र में सर्वाधिक है। और इसमें भी देहरादून का चक्राता और कालसी, त्यूनी, लाखा मंडल प्रसिद्ध है। टिहरी का जौनपुर क्षेत्र है। जौनसारी जनजाति के लगभग 98% जनसंख्या देहरादून में, मतलब सबसे ज्यादा जौनसारी कहाँ रहते हैं, देहरादून में 98% लोग। आइए जरा आगे। देहरादून का कालसी, चक्राता, त्यूनी तहसील को जौनसार भाबर क्षेत्र कहा जाता है, ये बात अंडरलाइन करेंगे। कालसी, चक्राता तहसील जौनसार भाबर क्षेत्र को, जौनसार भाबर क्षेत्र में 39 खत्ते या पट्टे आते हैं, 39 खत्ते, मतलब एक गांव से दूसरा गांव, तीसरा गांव, चौथा गांव मिलाकर के लगभग हम लोग देखते हैं एक पट्टी या खत्ता बन जाता है। इस प्रकार के कितनी खत्ते या पट्टी बनी हुई है, तो 4-5 गांव को मिलाकर एक पट्टी या खत्ता बनता है। इस प्रकार से 39 खत्ते बने हुए हैं। तो देखिए जौनसार भाबर क्षेत्र में 39 खत्ते या पट्टी और 358 क्या है, राजस्व ग्राम है जौनसार भाबर क्षेत्र में। और कालसी, चक्राता, त्यूनी तहसील को मिलाकर जौनसार भाबर क्षेत्र कहा गया। यही जौनसारी लोगों का मुख्य क्षेत्र देखने को मिला है। आइए, जौनसार भाबर क्षेत्र की मुख्य भाषा जौनसारी, मुख्य भाषा को अंडरलाइन करेंगे जौनसारी। इसके अतिरिक्त क्या मिलेगी, बावरी भाषा, इसके अतिरिक्त देवघर में देवघारी भाषा और हिमाचली भाषा बोली जाती है। भाबर क्षेत्र में बावरी भाषा, देवघर में देवघारी भाषा और हिमाचल क्षेत्र में हिमाचली भाषा बोली जाती है। हम लोग देख रहे हैं आप जरा, तो इनकी भाषा देखी हमने और कहाँ का एरिया है इनका, उसे देखा हम लोगों ने। जो एरिया मिलेगा, ये एरिया कहाँ का मिलेगा, इसे देखकर चले। आइए आगे। प्रजाति देखो जरा, यहां से क्या बात आपको पढ़कर चलनी है, जौनसारी में हम लोग जानेंगे बातों को जरा। जौनसारी की प्रजाति मंगोल व डोमो प्रजाति के अंडरलाइन करेंगे ये बात। मंगोल डोमो प्रजाति का मिश्रित लक्षण जौनसारी में देखने को मिला है। तो मंगोल प्रजाति मंगोलिया चीन के आसपास डोमो प्रजाति के मिश्रण से बनी है। सामान्यतः कितने वर्ग में बटी है, 3 वर्गों में बटी है। 3 वर्गों में विभाजित, अंडरलाइन करेंगे, ये बात पेपर में आई हुई है। मंगोल प्रजाति और डोमो प्रजाति के समान दिखाई दी है दोनों के मिश्रण से, और 3 वर्गों में बटी है ये। इनमें से एक मिला खसास, दूसरा कारीगर, तीसरा हरिजन खसास, 3 वर्ग के नाम है। खसास वर्ग में कौन कौन शामिल है, हमने कहा खसास वर्ग में इनके ब्राह्मण और राजपूतों को खसास वर्ग में रहा जौनसारी के। और कारीगर वर्ग में कौन रखे गए, लोहार, सुनार, नाथ, जोगी, बागजी, बढ़ई आदि काम करने वाले, जो आदि कारीगर काम करने वाले हैं, कारीगर वर्ग में है। और हरिजन खसास में कौन है, तो हम लोग कहेंगे डोम, कोल्टा, कोली, मोची आदि जातियां हम लोग किस में कहेंगे, हरिजन खसास में कहेंगे।
तो हरिजन खसास में कौन मिलेंगे? हम लोग कहेंगे डोम, कोल्टा, कोली, मोची, ये किस में मिले? हरिजन खसास में। तो प्रजाति एवं जाति में मंगोल और डोमो प्रजाति के समान कौन मिल रहे देखने को? खसास, कारीगर, हरिजन खसास। 3 वर्गों में बटे, इनमें से ब्राह्मण और राजपूत खसास वर्ग में है, लोहार, सुनार, नाथ, जोगी, बागजी, बढ़ई ये कारीगर वर्ग में है, और हरिजन खसास में कौन है? डोम, कोल्टा, कोली, मोची ये किस में मिल रहे? हरिजन खसास वर्ग में मिल रहे हैं। तो प्रजाति में जाना हमने, इनकी प्रजाति कैसी है, कितने वर्ग हैं इनके, यहाँ पर किसका मिश्रण से बनी है, ये पद्धति को देखा, मंगोल डोमो के मिश्रण से बनी। 3 वर्ग है, खसास, कारीगर, हरिजन खसास। ब्राह्मण राजपूत किसमें है? खसास में। लोहार का काम करने वाले, सोनार का काम करने वाले, नाथ, जोगी, बागजी या बढ़ई किसमें है? तुम्हें किसमें मिलेंगे? कारीगर में। और डोम, कोल्टा, कोली, मोची ये सारे किसमें? हरिजन खसास वर्ग में। आइए जरा वेशभूषा, वेशभूषा पर जो हम लोग काम कर रहे हैं यहाँ पर उसे देखकर चलते हैं, जो वेशभूषा है यहाँ पर जी। आइए यहाँ से क्या प्रश्न याद रखे जी हम लोग? ऊनी पैजामा क्या कहलाता है? झंगोली कहलाता है। ये बात अंडरलाइन करेंगे। जोन सारी लोगों में ऊनी पैजामा को, ऊनी टोपी को क्या बोलते हैं? डिगुबा बोलते हैं। तो डिगुबा क्या है? ऊनी टोपी है। और यहाँ पर देखे ढाट क्या है? ढाट एक वेशभूषा है, एक बड़ा सा रुमाल है, एक बड़ा सा रुमाल है, उसे ढाट के नाम से जानते हैं। और देखो कुर्ती कमीज को क्या बोलते हैं? झग्गा। कुर्ती कमीज को क्या पढ़कर चलेंगे? झग्गा। हमने जो पॉइंट आपको बताए हैं पेपर के लिए उन्हें अंडरलाइन करके रखना जी। यहाँ पर ऊनी पैजामा झंगोली कहलाया, ऊनी टोपी डिगुबा कहलाया, और डाट किसे बोलेंगे? एक बड़ा रुमाल। और कुर्ती कमीज को क्या बोलेंगे? झग्गा। अगर आप लोगों से पूछ लिया एक प्रश्न कि झंगोली क्या है, या डिगुबा क्या है, या ढाट क्या है, या झग्गा क्या है, हम लोग कहेंगे ये वेशभूषा है, वेशभूषा कहेंगे। बाकी ऊनी पैजामे को क्या बोलेंगे ये भी आपको याद रखना है। और ऊनी टोपी को क्या बोलेंगे, ढाट को क्या बोलेंगे, कुर्ती कमीज को क्या बोलेंगे। बाकी झंगोली, डिगुबा, ढाट और झग्गा क्या मिलेंगे? वेशभूषा है सारी। आइए जरा आगे वेशभूषा पर बात की हम लोगों ने। बात करते हैं इनके यहाँ पर हम लोग जो आवास की बात करते हैं। आवास देखिए, जौनसारी लोग अपना घर लकड़ी पत्थर से बनाते हैं और लकड़ी पत्थर से तैयार करते हैं अपने घर को। आवास जो बनता है इनका जौनसारी लोगों का लकड़ी पत्थर से बना हुआ था। इससे आगे देखो जरा, सामाजिक संरचना में अंडरलाइन करें। यहां से मुख्य पॉइंट है, पितृसत्तात्मकता प्रकार की संयुक्त परिवार प्रथा इनमें पाई जाती है। यह अंडरलाइन करेंगे, पिता की सत्तात्मकता मिलते हैं। पितृसत्तात्मकता प्रकार की सामाजिक प्रथा इसमें संयुक्त परिवार की प्रथा इसमें पाई जाती है। तो हम लोग जो देखकर चले यहाँ पर, पितृसत्तात्मक से मतलब क्या होगा? पिता की प्रधानता। पितृसत्तात्मक से मतलब क्या रखेंगे? पिता की प्रधानता देखने को मिलती है पितृसत्तात्मकता में। तो हम लोग देखकर चलेंगे सामाजिक संरचना में। सामाजिक संरचना में जानते हैं पितृसत्तात्मक प्रकार की संयुक्त परिवार प्रथा पाई जाती है। यहाँ पर सामाजिक संरचना में परिवार का मुखिया सबसे बड़ा पुरुष सदस्य होता है। मतलब यहाँ पर देखेंगे पितृसत्तात्मकता मतलब क्या होगा? मतलब ये होगा कि यहाँ पर पिता की प्रधानता है। परिवार में जो भी चलते हैं, जो भी कार्य करना होता है उसमें पुरुष प्रधान होता है, पिता प्रधान होता है। तो परिवार का मुखिया सबसे बड़ा कौन है? पुरुष सदस्य होता है। सबसे बड़ा मुखिया कौन बनता है? पुरुष सदस्य मिलता है यहाँ पर परिवार का मुखिया। तो पिता की प्रधानता है, मात्र सत्तात्मकता नहीं है, जो हम लोग यहाँ पर सामाजिक संरचना में देख कर चल रहे हैं। इसमें आइए जरा आगे सामाजिक संरचना में और क्या पढ़े, और पढ़ेंगे यहाँ पर विवाह पद्धति। तो पहले इनमें बहुपति विवाह का प्रचलन था। बहुपति मतलब महिला जो है एक से अधिक पति रखने का रीति रिवाज यहाँ पर जी। बहुपति विवाह का प्रचलन था, लेकिन अब यह प्रथा लुप्त हो चुकी है, समाप्त हो चुकी है। अब इनमें बेवी की, बोईदोद की, बाजदिया आदि प्रकार के विवाह प्रचलित है। हमने कहा ये विवाह के प्रकार है। कौन कौन से विवाह के प्रकार? बेवी की, बोईदोद की और बाजदिया। क्या है ये? विवाह के प्रकार की जनजाति में, जौनसारी समाज में ये विवाह के प्रकार है। अंडरलाइन करके चलना। 3 विवाह के प्रकार हम लोग इसमें देखकर चल रहे, और इनमें बहुपति विवाह चलती थी पहले। मतलब महिलाएं जो है एक से अधिक पति रखने का रिवाज था, लेकिन अब वो समाप्त हो चुकी है प्रथा। और विवाह के प्रकार में बेवी की, बोईदोद की और क्या मिल रहा है जी? बाजदिया मिल रहा है यहाँ पर जी। आइए इनमें सबसे मुख्य विवाह का प्रकार, तीनों विवाह के प्रकार में बाजदिया अंडरलाइन करेंगे यहाँ पर इसे। बाजदिया सबसे शान शौकत का विवाह का प्रकार है। सबसे शान शौकत का विवाह का प्रकार है, जिसमें क्या होता है? जिसमें कन्या पक्ष से वर के घर, मतलब दूल्हे के घर जाते हैं कन्या पक्ष से, घर के बाजे गाजे के साथ बारात जाती है। बारात कहाँ जाती है? दूल्हे के घर जाती है। यहाँ पर
जो हम लोग देखते हैं बाजदिया विवाह में, कन्या पक्ष की ओर से वर के घर पर गाजे बाजे के साथ में बारात पहुंचाई जाती है। हम लोग किस करते हैं किस विवाह में? बाजदिया विवाह में। जबकि बेवा की क्या है? सबसे साधारण विवाह है। विवाह विच्छेद को के लिए पति पत्नी दोनों को ही समान रूप से अधिकार प्राप्त है। विवाह विच्छेद मतलब तलाक, मतलब ये क्या है जी? तलाक। तलाक का दोनों के ही पास में समान अधिकार है जो उन सारे लोगों में। तो कन्या जाती है जी यहाँ पर बारात लेकर के वर पक्ष की ओर। बाजदिया विवाह सबसे शान शौकत का विवाह यहाँ पर जानेंगे। बहुपति विवाह की प्रथा थी लेकिन समाप्त हो गई। अब विवाह के कौन से प्रकार? 3 प्रकार, बेवी की, बोईदोद की और बाजदिया प्रकार यहाँ पर विवाह के हम लोग जान रहे हैं। आइए जरा, पितृग्रह में लड़की को दयांती, पितृग्रह में लड़की को क्या बोलते हैं? दयांती। तो हम लोग जानते हैं दयांती क्या है। तो पितृग्रह में लड़की को दयांती कहते हैं, मतलब घर में हम लोग देखते हैं विवाह होने से पहले पिता के घर में जो लड़की रहती है उसे दयांती के नाम से जानते हैं। और देखो विवाह के उपरांत जैसे विवाह हो जाएगा लड़की का तो अब उसे किस नाम से जानेंगे? रयांती के नाम से जानेंगे। विवाह के बाद में लड़की को जौन सारे समाज में रयांती कहते हैं और विवाह से क्या पहले क्या कहते हैं? दयांती कहते हैं जौन सारे समाज में लड़की को। आगे देखो जरा, तो हमने यहां पर जाना है जो हम लोग जौन सारे समाज में पढ़कर चल रहे हैं जी। एक सामाजिक संरचना में हम लोग एक पॉइंट लिख सकते हैं, जौन सारे समाज में एक प्रथा चलती है, उस प्रथा को जानेंगे। शत्रु परिवार को हानि पहुंचाने के लिए एक प्रथा चलती है, उस प्रथा का नाम है गणाद प्रथा। हमने कहा गणाद, गणाद प्रथा। जो गणाद प्रथा है वो किस समाज में देखने को मिली है? गणाद प्रथा तो जौन सारे समाज में देखने को मिली, हमने कहा शत्रु को हानि पहुंचाने के लिए, शत्रु को हानि पहुंचाने के लिए। और ये जौन सारे समाज में नहीं थी, ये आपकी थारू में मिलती थी। हटा देना इस प्रथा को, यहां से गलती हो गई थी। देख, आइए जरा हम लोग इसी में आगे बात करते हैं। इसमें एक प्रथा, जौन सारी गणाद, एक प्रथा इसमें झाड़ फूंक करने की प्रथा होती है, झाड़ फूंक करने की प्रथा होती है और उस प्रथा का नाम है वायदा प्रथा। वायदा प्रथा, झाड़ फूंक करने वाली। गणाद भी इसी में ही है, गणाद भी इसी में। तो ध्यान देंगे जरा। तो 2 प्रथा हम लोग एक साथ लिख रहे हैं इसमें, यहां पर 2 प्रथा। एक का नाम है गणाद, गणाद प्रथा, गणाद प्रथा देखे इसमें। और दूसरी प्रथा कौन सी मिल रही है? वायदा, वायदा प्रथा। वायदा प्रथा झाड़ फूंक करने वाली प्रथा है। झाड़ फूंक, इसका संबंध किससे है? झाड़ फूंक से संबंध है इसका, हम लोग देखकर चलेंगे वायदा में। और गणाद का किससे है? शत्रु को हानि पहुंचाने वाली, शत्रु पक्ष को, शत्रु पक्ष को हानि पहुंचाना, शत्रु पक्ष को हानि पहुंचाना। इसके लिए एक प्रथा चली है गणाद, और इसमें हमने पढ़ा है एक वायदा प्रथा जो यहाँ पर झाड़ फूंक से संबंधित है, जौनसारी समाज की। आगे चलिए इनके धर्म पर बात करते हैं। मुख्यतः जौनसारी हिंदू धर्म को मानते हैं, अंडरलाइन करेंगे, हिंदू धर्म को मानने वाले। इनके मुख्य देवता महासु देवता, ये अंडरलाइन करेंगे। महासु देवता, पांडव और भरद्वाज, ये तीनों अंडरलाइन करके चलेंगे। महासु, पांडव और भरद्वाज इनके आदि देव देवता, मुख्य देवता है। और इनमें सबसे प्रसिद्ध देवता है महासु या महाशिव, इनके सर्वमान्य महत्वपूर्ण देवता है, अंडरलाइन करेंगे ये बात। महासु या महाशिव इनके मुख्य देवता है। कुछ लोग महासु देवता को विष्णु जी का 6वां अवतार भी मानते हैं। देखो जरा, हमने कहा मुख्य इनके जो धर्म की बात कर रहे हैं हम लोग, वहां पर जो हम लोग पढ़ेंगे महासु देवता और पांडव मुख्य देवता पढ़ेंगे इनके यहां पर जी। आइए जरा, देहरादून में रहने वाले जौनसारी अपने को पांडवों का वंशज मानते हैं, अंडरलाइन करेंगे। इनके प्रमुख देवता 5 पांडव है और 5 माता कौन है? कुंती देवी, इनकी पूजा करते हैं, अंडरलाइन करके चलेंगे। कुंती देवी की पूजा करते हैं 5 माता, और पांडव की पूजा करते हैं जो 5 पांडव है देहरादून में रहने वाले जौनसारी। इनका मुख्य जो देवालय देखो, हनोल इनका प्रमुख देवालय, देवालय मतलब मंदिर, हनोल हम लोग देखकर चलेंगे। इनका प्रमुख देवालय, देवालय मतलब तीर्थ स्थल, देवालय क्या है? तीर्थ स्थल इनका हनोल है। और हनोल कहां पर? देहरादून में। ये कहां पर जी? देहरादून, देहरादून में हम लोग पढ़ेंगे हनोल को। हनोल देहरादून में मुख्य तीर्थ स्थल है। इसके अलावा इनके तीर्थ स्थल कहां बने हैं? लाखबंडल देहरादून में, थैना और कालसी देहरादून में भी इनके मंदिर बने हैं।
तो मुख्य मंदिर इनका कौन सा पड़ेंगे? हनोल देवता का मंदिर मुख्य मंदिर है, या हम लोग कहेंगे इनके मुख्य देवता कौन से? महासु देवता, और इसके अतिरिक्त 5 पांडव और पंचमाता कुंती देवी। देखो जरा, एक यहां पर जौनसारी समाज में अगर बात करें हम लोग, यहां पर जी जौनसारी समाज में ही एक देवता और यहां पर लिखने जा रहे हैं हम लोग। जौनसारी समाज में जौनसारी जनजाति के सील गुरु जी की पूजा भी करते हैं। हमने कहा सील वाहन गुरु जी की पूजा, सील गुरु जी, सील गुरु जी इनके मुख्य गुरु जी है, जो पशुओं के रक्षक देवता माने जाते हैं। सीलवाहन गुरु जी की पूजा भी करते हैं जौनसारी जनजाति। सील गुरु जी मुख्य देवता के रूप में पूजे जाते हैं जी, मुख्य देवता के रूप में पूजे जाते हैं इनके सीलवाहन गुरु जी, जो हम लोग देखकर चलते हैं। इनके सील गुरु जी पशुओं के रक्षक देवता के रूप में इनकी पूजा करते हैं, तो उन्हें भी एक प्रकार से देवता के रूप में पूजते हैं। महासु देवता, महाशिव या महासु इनके प्रमुख है। हनोल देहरादून में देवालय मंदिर बना रखा है, लाखा मंडल में भी हम लोग देखकर चलेंगे। सांस्कृतिक गतिविधि में देखो जरा आप इनकी सांस्कृतिक गतिविधि में बैसाखी, बैसाखी बिशु को बोलते हैं। दशहरा, दशहरा कब लगता है? पंचाई या पांचों को। दियाई किसे कहते हैं? दीपावली को कहते हैं। और देखो माघ त्योहार प्रसिद्ध इनका, नूणाई त्योहार प्रसिद्ध है, जागड़ा प्रसिद्ध है, अठोई या अठोई बोलते हैं जन्माष्टमी को। ये मुख्य उत्सव त्योहार में लेहन के, ये जो यहां तक की बात बताइए बहुत इंपॉर्टेंट बात है। ये कौन सी जनजाति की प्रसिद्ध है? कौन सी जनजाति की प्रसिद्ध है? सांस्कृतिक गतिविधि में हम लोग देखेंगे तो यहाँ पर विशु या बैसाखी, पंचाई या पांचो, दियाई या दीपावली, माघ त्योहार, नूणाई, जागड़ा, अठोई, जन्माष्टमी, ये प्रसिद्ध है सांस्कृतिक गतिविधि में इनके यहाँ पर जी। इनके यहाँ पर सांस्कृतिक गतिविधि में प्रसिद्ध है, सांस्कृतिक गतिविधि में, तो हम लोग इन्हें देखकर चल रहे। जौनसारी लोग दीपावली, देखो यहाँ पर जी, यहाँ पर विषय त्योहार, विश्व त्योहार किसका है? पंचाई पांचों कौन मनाते हैं? दियाई दीपावली कौन? माघ त्योहार किसका? नूणाई, जागड़ा, अठोई किसका है? तो इनमें से सबसे मुख्य हम लोग देखें माघ त्योहार, नूणाई त्योहार, जागड़ा और विशु, ये मुख्य त्योहार है। पंचाई या पांचों बाद में है, तो हम लोग देखकर चले मुख्य त्योहार है यहाँ पर जिनके। इनमें देखो जौनसारी लोग दीपावली के 1 माह बाद 5 दिन तक बूढ़ी दीपावली मनाते हैं। तो मुख्य दीपावली के 1 माह बाद 5 दिन तक बूढ़ी दीपावली कौन मनाते हैं? जौनसारी लोग मनाते हैं बूढ़ी दीपावली, मुख्य दीपावली के 1 माह बाद 5 दिन तक मनाते हैं। इस अवसर पर दीपक के बजाय हुए आंगन में भीमल की लकड़ी का होला जलाते हैं, भीमल की लकड़ी का होला जलाते हैं, और पांडवों और महासु देवता के गीत गाते हैं। हमने कहा सांस्कृतिक गतिविधि में पढ़ते हैं, पांडवों और महासु देवता के गीत गाते हैं, भीमल की लकड़ी का होला जलाते हैं। पांडवों और महासु देवता के गीत गाते हैं, भीमल की लकड़ी का होला जलाते हैं। हम लोग देखते हैं मुख्य दीपावली के 1 माह बाद तक हम लोग देखते हैं बूढ़ी दीपावली मनाई जाती है। भीमल लकड़ी का होला जलाते हैं, पांडवों और महासु देवता के गीत गाते हैं। इस होला को किसी खेत में ले जाकर भयलो खेलते हैं। तो मुख्य खेल कौन सा है? भयलो। तो देखो जिस समय ये भीमल लकड़ी का होला जलाते हैं, भीमल लकड़ी का होला कब जलाते हैं? दीपावली पर अंडरलाइन करके रखना। जो बूढ़ी दीपावली मनाते हैं उस समय भीमल लकड़ी का होला जलाते हैं, और पांडव और महासु देवता के गीत गाते हैं, और होला जलाते हैं, भैलो खेल खेलते हैं, और पुरुष क्या करते हैं? दीपावली पर पत्तेबाजी नृत्य करते हैं। तो पत्तेबाजी किसका है? हम लोग कहेंगे जौनसारी समाज के लोगों का है, जो दीपावली पर करते हैं ये, और भैलो खेल खेलते हैं दीपावली पर, और भीमल की लकड़ी का होला जलाते हैं ये दीपावली पर। ये सारी बातें अंडरलाइन करनी है पेपर के लिए। सांस्कृतिक गतिविधि बहुत इंपॉर्टेंट है जौनसारी समाज की भी। आइए देखो पंचाई या दशहरा, यहां की भाषा में इसे पांडव का त्योहार कहते हैं। पंचाई या दशहरा को क्या बोलते हैं? पांडव का त्योहार बोलते हैं पंचाई या दशहरा को। पांडव अश्विन शुक्ल की षष्ठी या सप्तमी तिथि को मनाते हैं इसे जी। अब देखो विजयदशमी को, विजयदशमी को स्थानीय भाषा में पायता कहा जाता है। विजयदशमी को स्थानीय भाषा में क्या बोलते हैं? पायता। तो हमने कहा पायता बोलते हैं स्थानीय भाषा में विजयदशमी को। ध्यातव्य है कि जागड़ा, जागड़ा महासु देवता का मुख्य त्योहार है। तो महासु देवता का मुख्य त्योहार क्या मिला है जी? जागड़ा मिला है। तो जागड़ा त्योहार का संबंध किस देवता से? महासु देवता से। अब देखो हमने कहा यहां पर जो पढ़कर चले, पंचाई या दशहरा पांडवों का मुख्य त्योहार है। और देखो पंचाई या दशहरा को स्थानीय भाषा में विजयदशमी को क्या कहेंगे? विजयदशमी को ये मनाया जाता है। पंचाई या दशहरा विजयदशमी को मनाते हैं, स्थानीय भाषा में इसे क्या बोलते हैं? पायता बोलते हैं।
पंचाई या दशहरा को स्थानीय भाषा में पायता बोलते हैं, जो विजयदशमी को मनाया जाता है। और देखो जागड़ा त्योहार किस देवता के लिए मनाते हैं? ये महासु देवता के लिए मनाते हैं। और कब मनाते हैं? भाद्र माह में। भाद्र माह में मनाया जाता है जागड़ा त्योहार। महासु देवता का मुख्य त्योहार है। महासु देवता को मंदिर से ले जाकर टोंस नदी में स्नान कराया जाता है। हमने कहा जागड़ा त्योहार पर महासु देवता को मंदिर से ले जाकर टोंस नदी में स्नान कराते हैं। इस त्योहार पर जो हम लोग पढ़ते हैं जागड़ा त्योहार, कब मनाते हैं? भाद्र माह में मनाते हैं जागड़ा त्योहार को। अंडरलाइन करेंगे, जागड़ा त्योहार एक प्रसिद्ध त्योहार है यहाँ पर जी। देखो जरा आगे, माघ त्योहार कब मनाते हैं ये लोग? 11-12 जनवरी को। 11-12 जनवरी से प्रारंभ होता है इनका माघ त्योहार, पूरे माघ महीने चलता है माघ त्योहार। 11-12 जनवरी से लेकर के माघ त्योहार पूरे 11 यहाँ पर देखकर चलते हैं, पूरे माघ माह में चलता है। विश्व त्योहार भी इनका सर्वाधिक प्रसिद्ध त्योहार। देखो सर्वाधिक प्रसिद्ध मेला अप्रैल में लगता है इनका, पड़ने वाला बैसाखी या विश्व मेला है। अंडरलाइन करेंगे, अप्रैल में पड़ता है सर्वाधिक प्रसिद्ध मेला, वो है विश्व मेला या बैसाखी मेला, अप्रैल में पड़ता है। देखो इन 4 दिनों में, देखो बैसाखी से 4 दिन पर्यंत तक मनाया जाता है। 4 दिन तक, 4 दिनों में चोलीथात, ठाणा, डांडा, चौरानी, नागथात, इन क्षेत्रों में आदि स्थानों में मेला लगता है। इनमें प्रसिद्ध हम लोग देखकर चले चोलीथात को, विश्व मेला में चोलीथात प्रसिद्ध रहा है जी विश्व मेला का, इसे अंडरलाइन करके चलेंगे। और मेले में जो हम लोग देखते हैं चावल से बने पापड़, मेले में देखो चावल से बने पापड़, जिन्हें स्थानीय भाषा में लाडू व साकुली कहा जाता है। वहां पर जी स्थानीय भाषा में जो देखते हैं वहां पर चावल से बने पापड़ मिलते हैं, जिन्हें लाडू व साकुली बोलते हैं यहाँ पर जी। तो एक भोज्य पदार्थ है, यहाँ पर देखिए लाडू व साकुली एक प्रसाद के रूप में मिलता है। इन मेलों के मुख्य पकवान रहे हैं जी जो लाडू व साकुली है। या जोनसार भाबर का सबसे बड़ा मेला है, अंडरलाइन करेंगे, बहुत इंपोर्टेंट। कौन सा मेला जी? विश्व या बैसाखी मेला। विश्व या बैसाखी मेला जोनसार का सबसे बड़ा प्रसिद्ध मेला रहा है, विश्व या बैसाखी। इन मेले को गन्यात भी कहते हैं, मेले को गन्यात के नाम से भी जानते हैं। तो दोबारा से आइए जरा, हमने क्या बताया? हमने बताया यहाँ पर ये संस्कृति में क्या पढ़ा कि विश्व, बैसाखी, पंचाई या पांचो, दशहरा, दिया या दीपावली, माघ त्योहार, नुनाई, जागड़ा, अठोई या अष्टमी, ये जोनसारी समाज के मुख्य त्योहार है। इनमें मुख्य जो दीपावली है उसके 1 माह बाद में 5 दिन तक ये बूढ़ी दीपावली मनाते हैं। उस दीपावली में भीमल की लकड़ी का होला जलाते हैं और महासु देवता के और पांडवों के गीत गाते हैं। और उसी में देखते हैं भाई लोग खेल खेलते हैं ये, और पुरुष उसमें पत्तेबाजी नृत्य करते हैं। दीपावली से संबंधित बातें जानी। उसके बाद दशहरे से संबंधित बातें पढ़ो। पंचाई बोलते हैं दशहरे को, पांडवों का त्योहार मानते हैं दशहरे को। और ये देखते हैं दशहरा कब मनाते हैं? विजयदशमी को मनाते हैं। स्थानीय भाषा में उसे पायता कहते हैं दशहरे को। और दशहरे में जागड़ा या महासु देवता का त्योहार मानते हैं दशहरे को जी। भाद्र माह में मनाया जाता है दशहरा, भाद्र माह में दशहरे को मनाते हैं। और देखो जरा हम लोग देखते हैं, सॉरी, भाद्र माह में जागड़ा मनाते हैं, विजयदशमी को मनाते हैं दशहरा। हमने स्थानीय भाषा में पढ़ लिया है। जागड़ा त्योहार पढ़ते हैं जागड़ा। जागड़ा महासु देवता का मुख्य त्योहार है, भाद्र माह में मनाया जाता है। और इस समय क्या करते हैं? महासु देवता को मंदिर से ले जाकर के टोंस नदी में स्नान कराया जाता है जागड़ा त्योहार में। माघ त्योहार कब लगता है इनका? 11-12 जनवरी से प्रारंभ होकर पूरे माघ माह चलता है माघ त्योहार। माघ त्योहार पूरे माघ माह में चलता है। अब देखो विश्व या बैसाखी मेला कब का है? अप्रैल माह का है, 4 दिन तक चलता है। और 4 दिन में चोलीथात का प्रसिद्ध मेला है विश्व या बैसाखी। और देखो ये सबसे बड़ा मेला है। स्थानीय भाषा में यहाँ पर लाडू और साकुली ये पकवान मिलते हैं देखने को वहां पर जी विश्व मेले में जी। और देखो जोनसार भाबर क्षेत्र का सबसे बड़ा मेला है विश्व मेला। और इन मेले को गन्यात भी कहते हैं, विश्व या बैसाखी मेले को। नुनाई त्योहार देखिए जरा, जो नुनाई को हम लोग पढ़कर चलते हैं। नुनाई में, नुनाई त्योहार सावन के महीने में मनाते हैं नुनाई। और जहां भेड़ पालन अधिक होता है वहां मनाया जाता है। तो नुनाई त्योहार को कौन मनाते हैं? भेड़ पालक, जो भेड़ पालने वाले हैं वे मनाते हैं नुनाई त्योहार को। सावन के माह में मनाया जाता है, अंडरलाइन करेंगे, नुनाई त्योहार पर। और शील गुरु जी की पूजा होती है इस पर, शील गुरु जी की पूजा करते हैं नुनाई में। शील गुरु जी की पूजा नुनाई में। साथ में कौन मनाते हैं? चरवाहे मनाते हैं। भेड़ पालक मतलब चरवाहे, चरवाहे। भेड़ पालक मतलब कौन मनाते हैं? चरवाहे मनाते हैं इसे जी। जन्माष्टमी इनमें अठोई के रूप में मनाई जाती है। देखो जन्माष्टमी को किस रूप में मनाते हैं? अठोई के रूप में मनाते हैं जोनसारी समाज के लोग जन्माष्टमी को।
8वें के रूप में। आगे देखेंगे जरा, एक नाम मिलता है वीर केसरी मेला। वीर केसरी मेला 3 मई को मनाते हैं ये, और कहाँ मिलता है? देहरादून के चोली थाट में अमर शहीद वीर केसरी चंद के बलिदान दिवस के रूप में मनाते हैं। 3 मई को मिलता है, और चोली थाट कहाँ है? देहरादून में। चोली थाट देहरादून में मनाते हैं। हम लोग कहते हैं वीर केसरी मेला 3 मई को मनाते हैं। आगे देखो, इसके अतिरिक्त कुछ क्षेत्र में विशेष प्रकार के मेले लगते हैं। मेले मतलब मोड़ लगते हैं, मेले को मोड़ भी कह रहे हैं। विशेष प्रकार के मेले या मोड़ लगते हैं जिन्हें मचमोड़ या जत्रियाडो मोड़ कहते हैं। ये मछलियों को पकड़ने से संबंधित मेले हैं जो मोड़ पढ़ रहे हैं हम लोग। मचमोड़ में क्या होता है? मचमोड़ में किसी गाड़ बोलते हैं छोटी नदी को, किसी गाड़ में तिमुर कहते हैं तेजबल या झाड़ी का पाउडर डालकर मछलियों को बेहोश कर देते हैं और सामूहिक रूप से उन मछलियों को पकड़ते हैं। इसमें केवल पुरुष ही भाग लेते हैं। तो देखो, हमने कहा कि इस मेलों के अतिरिक्त कुछ मछलियों को संबंधित पकड़ने से संबंधित मेले भी लगते हैं, जिनमें एक मचमोड़ और एक जत्रियाडो मोड़ प्रसिद्ध है। मचमोड़ में लोग किसी गाड़ या छोटी नदी में तिमुर या तेजबल का झाड़ी का पाउडर डालकर मछलियों को बेहोश कर देते हैं और सामूहिक रूप से उन मछलियों को पकड़ते हैं। इनमें केवल पुरुष ही भाग लेते हैं, जो मचमोड़ में हम लोग पढ़ते हैं। आगे देखो जरा, जत्रियाडो मोड़ पढ़ते हैं। कई खत्तों को मिलाकर के एक साथ बड़ा मेला लगता है। खत्ते मतलब कई, एक गांव से दूसरा गांव, तीसरा गांव, 4-5 गांव को मिलाकर एक खत्ता मिलता है, और कई खत्ते इसमें भाग लेते हैं जत्रियाडो मोड़ में। यह मेला कब लगता है? यह मेला 25 से 26 वर्षों में एक बार लगता है जत्रियाडो मोड़। 25 से 26 वर्ष में एक बार लगता है जत्रियाडो मोड़। हम लोग कहेंगे जौनसारी समाज का प्रसिद्ध मेला है जत्रियाडो मोड़। आइए जरा, लोग इसमें हथियारों और गाजेबाजों के साथ उपस्थित होते हैं जत्रियाडो मोड़ में। आगे देखो जरा, इनके प्रसिद्ध संस्कृति में कौन सा नृत्य प्रसिद्ध है? हारुल या प्रात नृत्य इनका प्रसिद्ध है, अंडरलाइन रखेंगे। एक रासो नृत्य इनका प्रसिद्ध है, एक जंगबाजी नृत्य इनका प्रसिद्ध है। रास हमने पढ़ा है, जंगबाजी पढ़ा है। एक मरोज उत्सव इनका प्रसिद्ध है, मरोज नृत्य। एक यहां पर हम लोग पढ़ेंगे राणा रात, और एक अंडे कंडे, और एक पत्तेबाजी आदि लोक नृत्य इनके प्रसिद्ध रहे। ये सबसे इंपॉर्टेंट बात बताई जी हम लोगों ने, आप लोगों को यहाँ पर जो अंडरलाइन करके याद करनी है। इसके बाद पढ़ना चाहे तो आप लोग पढ़ सकते हैं बाकी को भी, लेकिन हम लोग कहेंगे कि केवल इन्हीं पर प्रयास रखना। सबसे ज्यादा जो अंडरलाइन करवाए आपके, सबसे ज्यादा इन पर प्रयास रखना है, क्योंकि पेपर में ज्यादा चीजें पढ़ने से भी रुकती नहीं है, वे याद नहीं रहती फिर जी। तो हम लोग देखेंगे मेन चीजें छूटे ना आपकी, बस मेन पर फोकस बनाए रखना। आइए जरा, इनमें हारुल नृत्य बहुत प्रसिद्ध रहा है। देखो जरा, थड़िया के समान रिंग डांस भी करते हैं ये लोग। इनका एक नृत्य और भी है, थड़िया के समान रिंग डांस। तो हम लोग इनके यहाँ पर संस्कृति को भी पढ़कर चले। थड़िया के समान रिंग डांस भी इनमें देखने को मिलता है। और जो हारुल नृत्य है, इसमें हारुल नृत्य में क्या करते हैं? एक वाद्य यंत्र बनाते हैं, बजाया जाता है रमतुल्ला वाद्य यंत्र। हारुल में रमतुल्ला वाद्य यंत्र, रमतुल्ला वाद्य यंत्र बजाया जाता है। रमतुल्ला वाद्य यंत्र बजाया जाता है। हारुल में रमतुल्ला वाद्य यंत्र बजाया जाता है, जो हारुल में हम लोग देखते हैं। वीर केसरी मेला हम लोगों ने पढ़ लिया यहां पर जी। आइए जरा आगे, आर्थिक गतिविधि देखें। इसमें जो आर्थिक गतिविधि है, इससे क्या संबंध रखेंगे? इसमें केवल इतना याद रखेंगे हम लोग, आर्थिक गतिविधि में कृषि और पशुपालन का मुख्य है। इनका मुख्य व्यवसाय कृषि और पशुपालन है इनका जी। इनमें जो खसास वर्ग के लोग हैं, जो ब्राह्मण और राजपूत शामिल है जिसमें खसास में, वे काफी संपन्न होते हैं। जौनसारी में काफी संपन्न होते हैं खसास लोग जी। कृषि भूमि के मालिक होते हैं जी खसास लोग जी। और कारीगर वर्ग में क्या देखें? कारीगर वर्ग में ये अपनी कारीगरी या मजदूरी से अपनी जीविका चलाते हैं। और देखो तीसरा वर्ग कौन सा है? हरिजन खसास वर्ग का है। आर्थिक व सामाजिक दृष्टि से पहले काफी पिछड़ा हुआ था ये समाज जी। और हरिजन खसास वर्ग में किसे रखा गया? हरिजन खसास वर्ग में कोल्टा जनजाति की बहुत प्रसिद्ध है। हरिजन खसास में इसकी आर्थिक दशा बहुत दयनीय है। सामाजिक और आर्थिक दशा कोल्टा की दयनीय है। राजनीतिक संस्था देखो, राजनीतिक संस्था में जानेंगे हम लोग जरा।
भोटिया समाज में। जोनसार भावर क्षेत्र में 358 राजस्व ग्राम है और 39 खत्ते शामिल है, पट्टियां शामिल है जोनसार में। पहले यहाँ प्रत्येक गांव में पंचायत की जगह खुमरी नामक समिति होती थी, तो पंचायत के स्थान पर क्या थी? खुमरी समिति थी। खुमरी समिति थी। गांव के प्रत्येक परिवार का सदस्य खुमरी का सदस्य होता था। खुमरी खुमरी के मुखिया को क्या बोलते? ग्राम सियाणा कहा जाता था। व्यक्तिगत मामलों का निपटारा खुमरी करती थी, तो खुमरी इनमें सर्वोच्च संस्था है। गांव में हम लोग पढ़कर चलते थे। यहाँ खुमरी से ऊपर भी एक संस्था, अब यहाँ पर खुमरी खत स्तर पर प्रत्येक खत में एक एक खत खुमरी मिली है। खुमरी से ऊपर खत मिली है, खत खुमरी कहा है, और उसके मुखिया को क्या बोला है? खत सियाणा बोला है। और खत खुमरी के द्वारा 2 या 2 से अधिक गांव के बीच के मामलों, मालगुजारी या दीवानी मामलों का निपटारा किया जाता था। तो खत खुमरी खुमरी से भी ऊपर है, जो देखते हैं उसी का मुखिया क्या कहलाया? खत सियाणा कहलाया। और खुमरी का मुखिया क्या कहलाया? हमने कहा उसे ग्राम सियाणा बोला है, जो खुमरी का मुखिया बोला है। यहाँ पर कुछ हम लोगों ने इसके संस्था को पढ़ा है, सामाजिक संरचना को पढ़ा है, राजनीतिक संस्था को पढ़ा है। तो खत खुमरी या पंचायत समिति यहाँ पर जो मिली है देखने को, उसे पढ़ा है। आइए जरा आगे। जोनसार क्षेत्र के प्रसिद्ध व्यक्ति। जोनसार क्षेत्र के प्रसिद्ध व्यक्ति में इंपोर्टेंट बात देखेंगे केवल। वीर केसरी चंद जोनसारी है। जन्म हुआ है 1 नवंबर 1920 को। कहां हुआ है? कयावा गांव में। कयावा गांव कहां पड़ता है? देहरादून के जोनसार चक्राता के पास। 1 नवंबर 1920 को कयावा गांव चक्राता में जन्म हुआ वीर केसरी चंद का। आजाद हिंद फौज की सेना में भर्ती रहे जी हैं। आजाद हिंद फौज की सेना में भर्ती थे। और देखो अतः इन पर देखो जरा, मुकदमा चला था 3 मई 1945 को, इन्हें फांसी की सजा हो गई थी। वीर केसरी चंद को फांसी की सजा कब? 3 मई 1945 को शहीद हो गए थे। इनके बलिदान पर 3 मई को चोलीथा देहरादून में मेला लगता है, वीर केसरी मेला। वीर केसरी मेला 3 मई को मनाया जाता है देहरादून में। 3 मई 1945 को ये शहीद हो गए थे। आजाद हिंद फौज में थे ये। कयावा गांव में इनका जन्म हुआ था चक्राता के क्षेत्र में 1 नवंबर 1920 को। ये जोनसारी क्षेत्र के व्यक्ति रहे वीर केसरी चंद। केदार सिंह को देखो आगे। जोनसार क्षेत्र के प्रथम समाजसेवी, अंडरलाइन रखेंगे। जोनसार क्षेत्र के प्रथम समाजसेवी है केदार सिंह। बिशोई गांव का निवासी रहने वाला है। हम लोग देखें बिशोई गांव का निवासी है जोनसार क्षेत्र में केदार सिंह। और इन्हीं को देखेंगे समाज सेवा। जोनसार भाबर में समाज सेवा और जन जागृति का अग्रदूत भी माना जाता है इन्हें। प्रथम समाजसेवी और जन जागृति का अग्रदूत कौन? केदार सिंह। पंडित शिवराम हम लोग कहेंगे जोनसार के प्रथम कवि है। जोनसार क्षेत्र के प्रथम कवि पंडित शिवराम। इनकी प्रसिद्ध रचना कौन सी है? वीर केसरी। वीर केसरी इनकी प्रसिद्ध रचना रही है पंडित शिवराम की। जोनसार के प्रथम कवि कौन? हम लोग कहेंगे पंडित शिवराम। प्रथम समाजसेवी कौन? केदार सिंह। और देखो आजाद हिंद फौज की सेना में कौन? वीर केसरी चंद। और ये शहीद को हुए 3 मई 1945 को। चोलीथाट में मेला किनकी याद में लगता है? तो वीर केसरी चंद की याद में चोलीथाट देहरादून में 3 मई को मेला लगता है। आगे चलो। भाव सिंह चौहान में देखेंगे हम लोग यहाँ पर फादर ऑफ जोनसार भाबर सम्मान से सम्मानित किए गए होने वाले जोनसार क्षेत्र के प्रथम व्यक्ति। अंडरलाइन करेंगे इतनी बात। फादर ऑफ जोनसार भाबर सम्मान से सम्मानित होने वाले जोनसार क्षेत्र के प्रथम व्यक्ति हैं। आगे देखो गुलाब सिंह। जोनसार में राजनीतिक जागरूकता का जनक किसे मानते हैं? राजनीतिक जागरूकता का जनक गुलाब सिंह को मानते हैं। जन्म भाबर क्षेत्र वरनाड ग्राम में हुआ था, देहरादून में इनका जन्म। जोनसार में राजनीतिक जागरूकता का जनक माना जाता है गुलाब सिंह को। और इस क्षेत्र में मंत्री बनने वाले प्रथम व्यक्ति रहे गुलाब सिंह जोनसार से। भाव सिंह चौहान को पढ़ा है फादर ऑफ जोनसार भाबर से सम्मानित होने वाले पहले जोनसारी। और जोनसार के प्रथम कवि कौन? पंडित शिवराम। और जोनसार में देखते हैं जोनसार के प्रथम समाजसेवी कौन? केदार सिंह। जोनसार भाबर में समाज सेवा और जनजागृति के अग्रदूत भी कौन? केदार सिंह। आगे देखो रतन सिंह जोनसारी। रतन सिंह जोनसारी जोनसार क्षेत्र में आधुनिक कवि के नाम से जाने गए। ये भी जोनसारी है। रतन सिंह जोनसारी का संबंध आधुनिक कवि से है। देविका चौहान का संबंध समाज सेविका से है। और कृपाराम जोशी का संबंध शिक्षाविद और समाज सेवा से जुड़े हैं। कृपाराम जोशी भी, ये भी एक जोनसारी है, हमें याद रखना है। देविका चौहान भी जोनसारी, कृपाराम जोशी भी जोनसारी, रतन सिंह भी जोनसारी रहे हैं। यहाँ पर इन व्यक्तियों के विषय में हमने जाना है। नंदलाल भारती भी देखो,
जोनसार के संगीत जनक, जोनसार क्षेत्र में संगीत के जनक कौन रहे? नंदलाल भारती। जोनसार रत्न सम्मान से सम्मानित किए गए, तो नंदलाल भारती को देखकर चलेंगे। जोनसार में संगीत के जनक रहे नंदलाल भारती। एक दो नाम और बता रहे हैं आपको जी। एक नाम मिलता है जगतराम, जगतराम, जगतराम। एक नाम और है जी फकीरा सिंह, जगतराम और फकीरा सिंह, जगतराम और फकीरा सिंह। ये दोनों ही क्या है? जोनसार के गायक है। हम लोग कहेंगे जोनसारी गायक है। संबंध याद रखेंगे इनका, जोनसारी गायक, दोनों ही जोनसारी गायक है। तो हम लोगों ने जो जोनसारी व्यक्तियों से संबंधित मुख्य बात थी उसे अंडरलाइन किया है और जो फैक्चुअल डाटा था उसे नोट किया है। तो जोनसार क्षेत्र से जो भी बातें हम लोगों ने पढ़ी, आप लोग इन्हें देख करके अंडरलाइन करना और अच्छे से रिवाइज करके चलना जी आप लोग इन्हें चीजों को जी। वीडियो ज्यादा लंबी ना हो जाए इसलिए वीडियो को यहीं पर रोकेंगे। अभी 2-3 जनजाति रह रही है, 2 क्लास में लगभग हम लोग एंड करने का प्रयास करेंगे उन चीजों को जी। तो देखिए आप लोग ध्यान से पढ़िए चीजों को। हम लोगों ने जो क्लास स्टार्ट की है एक बिल्कुल सही रूपरेखा में चलाने का हर इस बार पूरा प्रयास रहेगा हमारा, और हर सब्जेक्ट पर काम करके देंगे। इस बार जो हम लोग देखेंगे हिंदी पर भी काम मिलेगा आपको, जीएस पर भी काम मिलेगा और वाणी पर भी काम मिलेगा इस बार जी, और करंट अफेयर्स पर भी काम मिलेगा। तो ध्यान से आप लोग क्लास को पढ़िए और तैयार कीजिए। जहां पर जो भी दिक्कत आ गई हम लोग हर संभव प्रयास करेंगे, आपके साथ खड़े हैं जी। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ध्यान रखिए आप सभी लोग और अच्छे से पढ़ाई करिए। धन्यवाद।